नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज करने वाले सभी बीजेपी समर्थित प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों और पारदर्शी शासन पर जनता की मुहर बताया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि गांव-गांव में भाजपा के प्रति विश्वास और भी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, जो जन कल्याणकारी नीतियों और त्वरित निर्णय क्षमता का परिणाम है। ये जीत जनता के उस भरोसे का प्रतीक है जो धामी सरकार की विकास यात्रा और समर्पण को देखकर बना है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से जीत के उत्सव से दूरी बनाए रखने और जनता की सेवा में तत्पर रहने की अपील भी की है। आपको बता दें, बधाई दी गई है जितने भी नवनिर्वाचित लोग। और वहीं देहरादून में हाल ही में आई हुई आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें, सरकार ने संवेदनशील इलाके में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता और लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। शासन का मानना है कि अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ाता है और साथ में भूस्खलन, जलभराव और अन्य आपदाएं बार बार सामने आ रही है। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति इन क्षेत्रों का अध्ययन कर निर्माण कार्यों की अनुमति देने या स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने पर निर्णय भी लेगी। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे थे, जहां सरकार की तरफ से रोक लगाया गया है, ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो आपको बता दें कि धराली में जो आपदा देखने को मिली, उसके बाद से सरकार ने कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया है ताकि आगे इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को ना मिले। आपको बता दें, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए हैं। पहले उसको लेकर पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद से ही कोई ना कोई कार्य देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार आपको बता दें, प्रशासन हो चाहे सरकार हो, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है इस चीज़ को लेकर, और सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंत्रो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। अभय जी, देखिए, सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह से हमने धराली में जो आपदा देखी, उसके बाद से सरकार की तरफ से ये अहम निर्णय लिया गया है। उनके हिसाब से अब संवेदनशील जितने भी क्षेत्र है उसमें निर्माण कार्य को पूरी तरह से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस उत्तरकाशी की जो धराली की जो आपदा है वहाँ पर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से उन्होंने उस आपदा में राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग वहाँ पर की है, अधिकारियों को निर्देश वहाँ पर दिए हैं। और उत्तरकाशी में 3 दिन रहने के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुँचे थे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग यहाँ पर करी थी। शासन के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे और राज्य में किस प्रकार से आपदाएं अपना कहर बरपा रही हैं, लोगों के लिए किस प्रकार के जख्म यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उसके समुचित समाधान के लिए एक यहाँ पर निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तरकाशी की जो धराली की जो आपदा, उसके लिए 3 सदस्यीय जो समिति है सचिव स्तर की, वो वहाँ पर बनाने का निर्णय वहाँ पर लिया गया था। ये समिति वहाँ पर जाने का काम वहाँ पर करेगी। जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट 1 सप्ताह में और अंतिम रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने का काम करेगी। यानी आपदा के जो कारण है, वो कारण किस वजह से वहाँ पर बन पाए हैं, कितना बड़ा नुकसान वहाँ पर हो पाया, निकट भविष्य में इस प्रकार की जो आपदाएं उनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो, उसके लिए क्या कुछ समाधान वहाँ पर हो सकते हैं, उन चीज़ों को जानने का काम इस समिति की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि प्रदेश में ऐसे सभी स्थान
जो संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, जहां पर आपदाएं आ सकती है या दुर्घटना के कारण वो क्षेत्र वहां पर बन सकते हैं, उन जगहों से लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने, इसके अलावा उसका जो ट्रीटमेंट वहां पर होना चाहिए, यानी आपदा के जो कारण वहां पर हो सकते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुनियादी तौर पर ये जो आपदा के जो कारण है या उत्तराखंड में जो दुर्घटनाओं के जो कारण है उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित यहाँ पर जब ये आपदा हमने देखी उसके पहले भी हमने देखा था कि भूस्खलन जैसा मामला या जलभराव की जो समस्या थी वो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में चलती आ रही है, और साफ तौर पे जब हमने देखा ये आपदा आई तो उसके बाद से अधिकारियों के साथ बैठक लगातार मुख्यमंत्री कर रहे थे, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उसके बाद से लगातार इस तरह से शासन का ये मानना है कि जिस तरह से ये चीजें अनियंत्रित हुई है, जो गतिविधियां लगातार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को असंतुलित करता है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये निर्णय जो है मुझे लगता है लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी जो आवश्यकता इस समय उत्तराखंड में है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर कार्य करती है तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई भी बड़ी आपदा यहाँ पर नहीं आ सकती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो पूर्व के जो अनुभव है या उत्तराखंड की जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह का यहाँ का विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर होती है, तो उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि आपदाओं के साथ चोली दामन के साथ राज्य का जरूर यहाँ पर है, लेकिन उस आपदाओं को और कैसे कम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि आपदाएं आएंगे उसे रोक पाना संभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका दायरा कम जरूर यहाँ पर किया जा सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से अब अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए गए कि किसी भी प्रकार से ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पर निकट भविष्य में आपदाएं आ सकती है या दुर्घटना, वहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता है, ऐसे सभी कारणों को जानने का काम यहाँ पर किया जाए, उसका समाधान निकालने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जो आपदा के जो दायरे हैं या घटनाओं के जो दायरे हैं उनको कम से कम यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो राहत बचाव की जो एजेंसियां यहाँ पर है उसका जो रिस्पांस जो टाइम होता है उस टाइम को और कम करने का प्रयास राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए ताकि किसी भी प्रकार से जैसे ही आपदा आती है या कोई घटना घटती है तो रिस्पांस टाइम कम से कम समय में यहाँ पर हो सके। और अभी भी ये कह सकते हैं कि इस उत्तरकाशी की जो धराली आपदा की जो वजह है, यानी आपदा आने के बाद 15 मिनट के भीतर वहाँ पर राहत बचाव की टीमें वहाँ पर पहुँच गई थी, लोगों को बचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा था, और जिस प्रकार से ये सब चीज़ें वहाँ पर हो पाई है तो ये समझा जा सकता है कि जो हताहत होने वाले लोगों की जो संख्या थी उसको बहुत कम करने का काम वहाँ पर किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, उस पर अब ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार वर्कआउट करने का काम यहाँ पर करी है और उसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड राज्य को उसका फायदा भी मिलेगा। जी बिल्कुल अभय जी, आपने बिल्कुल ये सही जानकारी दी कि रिस्पांस टाइम अगर कम हो जाता है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे देखिए बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जब ये सूचना सामने आई तो 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी थी कि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जितने भी सेना के जवान थे वो भी पहुंच गए थे। फिलहाल तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और वहीं देहरादून में आपदा जैसे हालत के बावजूद ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन के 100% अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी की बात गंभीरता से सुनी और अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया। जनता दर्शन में भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, पेयजल संकट, पुलिया निर्माण, आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं और बाउंड्री विवाद जैसे मामलों पर त्वरित निर्देश भी दिए गए। प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता से लोगों को राहत भी मिली। इस दौरान डीएम ने मायाकुंड सामुदायिक केंद्र को फर्नीचर और उपकरणों की खरीद हेतु 1.75 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में देरी न हो और ये हर स्तर पर संवेदनशीलता बरती जाए। और वही देहरादून जिला पंचायत में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का परिपक्वता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। 4 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा 9 ब्लॉक में प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने उन क्षेत्रों की जनता को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने आपसी सहमति से चुनाव से बचते हुए निर्विरोध निर्वाचन को संभव बनाया। उन्होंने इसे भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और जन विश्वास का परिणाम भी बताया है।
प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सुखद समाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे जिला पंचायत के जो घोषित प्रत्याशी थे उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय प्राप्त हुई है। मैं इन सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, वहां की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और अभी तक की जो सूचना है उसमें 9 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध निर्वाचित किए हैं, क्योंकि यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई नामांकन नहीं किया। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहीं उत्तराखंड में लगातार बिगड़ते मौसम के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जनपदों हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और देहरादून में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। यह आदेश कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू रहेगा। आपको बता दें, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आवश्यक ना हो तो यात्रा से जरूर बचें और नदी नालों के पास बिल्कुल भी न जाए। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर भी रखा है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विकास, देखिए लगातार अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आपदा देखने को मिल रही है। उसी के संदर्भ में 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये बात कही है कि अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाए, नदी नालों से दूर रखें। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन का जो अल्टीमेटम यहाँ पर दिया है कि भारी बारिश कई जगह पर हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने साफ निर्देश भी दिए हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो पहाड़ों की ओर रुख ना करें और नदी नालों से दूर बना के रखें। क्योंकि कल भी जिस तरह से कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें देहरादून जिस तरह से राजधानी है वहां पर भी कई जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं, वो भी अपने उफान पर दिखाई दिए। वहीं अगर गंगा की बात करें, गंगा का भी जल स्तर अपने चेतावनी स्तर के आसपास जरूर बहता रहा। हालांकि अभी चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे जरूर रहा, लेकिन संभावना जिस तरह से लगातार बारिश पहाड़ों पर हो रही है तो चेतावनी स्तर को पार करने की बिल्कुल संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अगर गंगा का जल स्तर लगातार इसी तरह से बढ़ता है और बारिश लगातार पहाड़ों पर इसी तरह से होती है तो जो निचले स्थान है, चाहे उत्तराखंड के ही कह लीजिए, हरिद्वार का जो लक्सर क्षेत्र है और उससे कानपुर क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश के जो नजदीकी जिले हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा बिल्कुल बन सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से पहाड़ों पर भूस्खलन की भी समस्या देखने को मिल रही है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों में आज का जो अवकाश है, छोटे बच्चों का कक्षा 1 से 12 तक की सभी छुट्टियां यहाँ पर कर दी गई हैं। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार की बात करें, अभी फिलहाल इस तरह की कोई सूचना जिला प्रशासन के द्वारा नहीं जारी की गई है कि बच्चों को स्कूल के लिए अवकाश किया गया हो। जी बिल्कुल, देखिए विकास, स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं और जिस तरह से जानकारी आ रही है कि 8 जगहों पे रेड अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा, तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि धराली का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से पूरी धानी सरकार लगातार पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। चाहे वो हरिद्वार कह लीजिए, देहरादून कह लीजिए या कोई भी नैनीताल कह लीजिए, सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से परिस्थिति से उसको इलाज करने के लिए, उससे रखरखाव करने के लिए जिले की भी जितने भी अधिकारी हैं सबको अलर्ट यहाँ पर किया गया। खासतौर पर एनडीआरएफ और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनको अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर 24 घंटे के लिए कहा गया है कि वो 24 घंटे अलर्ट पे रहें और अपने जो भी इक्विपमेंट हैं वो बिल्कुल उनकी जांच करके अपने पास ही रखें। क्योंकि किसी भी समय कोई भी जिस तरह से बरसात के समय में कोई भी सूचना यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल तुरंत वो तैयार रहने के उनको आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास साहब का। अपडेट्स लेते रहेंगे। और वही खबर रामनगर से है, जहां ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। आपको बता दें जिसमें से कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया है। चौंकाने वाली बात ये रही कि किसी भी राष्ट्रीय दल, भाजपा या कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए
हसी जलाल और मंजू नेगी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। हसी जलाल और छवि भाजपा से जुड़ी मानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय रूप से अपना पर्चा भरा है। और साथ ही आपको बता दें, ज्येष्ठ प्रमुख पद के लिए संजय नेगी, जिन्होंने 19 सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त है, और कंचन चौधरी के बीच इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा। कनिष्ठ प्रमुख पद के लिए मीना रावत और बसंती आर्य आमने सामने रहेंगी। खास बात ये रही कि भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट की बहू श्वेता बिष्ट ने नामांकन नहीं किया है, जिससे मुकाबला पूरी तरह से निर्दलीय तक सिमट गया है और स्थानीय स्तर पर चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। देखिए, आज पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक आज रामनगर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का, ज्येष्ठ उप प्रमुख का और कनिष्ठ उप प्रमुख का नामांकन होना था। इसमें प्रत्येक पद के लिए 2-2 उम्मीदवारों के द्वारा प्रतिभाग किया है। किसी भी दल के द्वारा इसमें प्रतिभाग नहीं किया गया है, सभी लोगों के द्वारा निर्दलीय तौर पर इसमें प्रतिभाग किया गया है। जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद सुहेल जी, और आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनका मैं नमस्कार हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर आज ब्लॉक में इस अपने जो नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव सभी जगह लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव रामनगर ब्लॉक में भी लड़ती, अपरिहार्य कारणों की वजह से, जैसे आपको बताया कि चुनावी चर्चाओं में परिचर्चाओं में क्या कहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो पार्टी ने तय किया है नाम। अब 3-4 लोग थे जो ब्लॉक प्रमुख के लिए 3 पद नाम थे जो दावेदारी कर रहे थे। उसमें अभी हंसी जलाल जी हैं, श्रीमती हंसी जलाल जी, पार्टी ने उनको नियुक्त किया है ब्लॉक प्रमुख पद के लिए, और कनिष्ठ में भी और ज्येष्ठ में भी लड़ने जा रहे हैं। बाकी सभी जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों ने तय किया हुआ है कि ज्येष्ठ कौन लड़ेगा, कनिष्ठ कौन लड़ेगा। देखिए, जिस दिन से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से बता रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे, और घर से हम 2 सीटें जीत के आए हैं। तीसरी सीट थोड़ी हम लूज कर गए, और आज हमने, मेरी पत्नी ने यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख के पद के रूप में यहाँ पे नॉमिनेशन किया है, मैंने ज्येष्ठ प्रमुख के रूप में यहाँ पे नॉमिनेशन किया है, और मीना रावत हमारी भाभी हैं, उन्होंने यहाँ पर कनिष्ठ प्रमुख के रूप में जो है नॉमिनेशन किया है। निश्चित रूप से हम पे संख्या बल है, और संख्या बल लगभग हमारे पास 18 से 19 का है। और यदि विपक्षी पार्टी यहाँ पे नॉमिनेशन करती है, कांग्रेस तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, भाजपा वाले ज़रूर अभी मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने लिया है, और नॉमिनेशन फॉर्म लेने भी वो 1 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने के जो है यहाँ पे समय था, लेकिन वो 1 बज के कुछ मिनट पर परिसर में आए हैं, और उसके बाद मैंने उसका विरोध भी किया। एसडीएम साहब से मैंने कहा कि ये लेट आए हैं, 1 बजे के बाद यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म लेने आए हैं, लेकिन सत्ता का दबाव है। शुरू से मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लगातार मैं अपने बीडीसी मेंबरों के साथ संपर्क में हूँ, और कोई अपने रिश्तेदारी में गया हुआ है, कोई और जगह गया हुआ है, और लगातार दबाव मेरे परिवार पे, और जो बीडीसी मेंबर बन के आए हैं उनके घरों पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देकर हम विजयी होंगे। लेकिन जी, कल से कयास लगाए जा रहे थे कि, और लगातार सोशल मीडिया पर खबरें भी प्रकाशित हो रही थी कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा, जब से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कई बार ये बात रामनगर में उठ चुकी है। मीडिया के माध्यम से आम लोगों के जबान पे ये रहता है कि संजय ने कि आज भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कल भाजपा ज्वाइन कर रहा है। मेरे साथ अपार जन समर्थन है, लोगों का प्यार है, और जब ये खबरें उड़ी तो सैकड़ों कॉल मेरे पास आई, व्हाट्सअप मैसेज आए, मैसेंजर में मैसेज आए, और लोगों ने मुझसे पूछा, आप अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो आप जो है अपनी जनता के साथ धोखा करेंगे। मेरे जो बीडीसी मेंबर थे, मैंने उनसे भी राय शुमारी की, उन्होंने भी मुझसे कहा कि अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आज इनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको ये भाजपा में शामिल करने की बात कह रहे हैं। और कोई इन बातों में कहीं भी सच्चाई नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और वही राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बीच एक युवक का खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बताया जा रहा है कि वीडियो डानलवाला क्षेत्र के मोहनी पुल के पास का है, जहां सोमवार को तेज बहाव और फिसलन के बावजूद युवक पुल पर चढ़कर स्टंट करता हुआ नजर आया। वीडियो में युवक की जान जोखिम में डालने वाली हरकत देख लोग हैरान हो गए। इस घटना ने प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल खुद उस व्यक्ति के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों ने प्रशासन से युवक की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।
और वहीं उत्तराखंड में जारी बारिश के अलर्ट के बीच राजधानी देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में सोमवार को बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। सड़कें जलमग्न हो गई है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस दौरान एक युवती तेज बहाव में गिरकर घायल भी हो गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज दीपक द्विवेदी और सिपाही विशाल कुमार ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवती को प्राइवेट वाहन से पुनरीक्षण अस्पताल पहुंचाया। समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रित रही। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की प्रशंसा की है और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए। जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए ही कोई निर्णय लें। और वहीं देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा चल गया, जब पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने आसन नदी में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें, ये लोग पशुओं का चारा लेने नदी के बीच गए हुए थे, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ने से तेज बहाव में फंस गए। 11 अगस्त की रात कंट्रोल रूम को जुंडली आदूवाला में 2 और पूंजा ग्रांट में नदी के बीच टापू पर 3 लोग फंसे होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में आपको बता दें कई लोग शामिल हैं। उत्तराखंड में मौसम लगातार बिगड़ते ही जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग केंद्र ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 12 अगस्त को हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, जबकि 13 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14-15 अगस्त को भी कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। उन्होंने सलाह दी है कि लोग नदी नालों के किनारे न जाएं और अत्यधिक आवश्यकता न हो तो यात्रा को जरूर टालें। इसके बाद 12 तारीख की बात करेंगे तो 12 तारीख में भी कहीं कहीं भारी वर्षा से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इसमें जो हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या नैनीताल जनपद है, यहाँ पे अभी इम्पैक्ट को देखते हुए रेड में किया गया है, जबकि जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी है इनको या बागेश्वर है इनको ऑरेंज में कल के लिए रखा गया है। बाकी अन्य जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम आ रहा है तो 13 और 14 तारीख को उत्तराखंड में फिर से वर्षण जो वृद्धि की संभावना है। तो 13 तारीख में जो ऐसी जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल या चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इनको फिर से जो है रेड कलर में रखा गया वार्निंग। और जो अन्य अंदर के जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इनको जो है ऑरेंज कलर में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा 13-14 तारीख को मिलने की संभावना है। तो ये कह सकते हैं कि अगले जो है 4-5 दिन उत्तराखंड में जो मानसून की गतिविधि है वो एक्टिव से लेकर के विग्रस्त रहने की संभावना है। और इसमें प्रभाव की बात करें तो जो लैंडस्लाइड है या नदी नालों का जल स्तर बढ़ना या अचानक से जो फ्लैश फ्लड, इस टाइप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कंटिन्यूस बारिश की वजह से। तो जो सेटलमेंट हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में है या नदी नालों के आसपास हैं, उनको विशेषकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसी तरीके से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या डेली कम्यूट करते हैं, उनको भी जो है विशेषकर इन क्षेत्रों से अगर गुजरते हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस दौरान मैं कहूँगा कि जो अनावश्यक यात्रा है उससे बचें जो है। और वहीं देहरादून सहित उत्तराखंड के 8 जनपदों में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम की गंभीर चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 8 जनपदों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी शैक्षणिक संस्थानें आज बंद रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है। नदी नालों के किनारे जाने से बचने और आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम में संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर है।
और वही राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर खड़े हैं। लगातार जारी बारिश और खराब मौसम के कारण फिलहाल इनकी उड़ान संभव नहीं हो पा रही है। राज्य भर में मानसून का कहर लगातार जारी है, जिससे उड़ान संचालन सहित कई जरूरी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो आमतौर पर आपदा राहत, माल ढुलाई और सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होते हैं, मौसम की मार के चलते फिलहाल एयरपोर्ट पर ही खड़े हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने सभी आवश्यक सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 51 लाख का योगदान भी दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वविद्यालय के इस सहयोग की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा सहयोग न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी ये दर्शाता है। उन्होंने सभी संस्थानों से आगे बढ़कर इस तरह के सहयोग करने की अपील भी की है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।